हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बात कर रहे हैं NCERT साइंस सॉल्यूशन की, जिसके अंतर्गत 9th क्लास का जो NCERT विज्ञान का 4th चैप्टर है परमाणु की संरचना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस चैप्टर के कुछ प्रश्नोत्तरों के बारे में हम बात कर चुके थे, लेकिन इस चैप्टर में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के 7 प्रश्न तो आपको कंप्लीट करवा दिए थे, और बाकी के प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। बाकी के प्रश्नों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के पिछले 7 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और पहले जो पुराने 7 प्रश्न इसके हल किए हुए हैं उनको देखिए, और उसके बाद में इस चैप्टर के जो बाकी के 8 से आगे लास्ट तक जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उनको पढ़िए, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न 8वें से। तो देखिए, 8वां प्रश्न हमारे सामने है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक, और साथ में समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग भी हमें लिखने हैं। देखिए, 8वां प्रश्न ये छोटा सा दिख रहा है, बाकी इसमें बहुत बड़े प्रश्न हो गए, जिसे उदाहरण से व्याख्या करनी है। एक तो हो गया परमाणु संख्या, दूसरा हो गया द्रव्यमान संख्या, तीसरा हो गया समस्थानिक और चौथा हो गया संभारिक। तो इन सब की परिभाषा लिखनी है, इनके उदाहरण भी लिखनी है और उनको समझाना भी है। तो व्याख्या उदाहरण सहित ऐसे होगी, और साथ में समस्थानिकों के कोई भी 2 उपयोग हमें लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु संख्या के बारे में। देखते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या है। एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक को हम केंद्रक भी कहते हैं, तो केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। यानी एक तत्व की परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो परमाणु संख्या, एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है, और परमाणु संख्या जो है इसको Z के द्वारा दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार अगर हम सोडियम परमाणु की परमाणु संख्या के बारे में बात करें, Z के बारे में बात करें, तो उसके परमाणु संख्या यानी Z बराबर क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस परिभाषा को एक बार फिर से आप समझिए कि परमाणु संख्या किसे कहेंगे कि एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है, इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके लिए Z बराबर 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल और केवल 1 प्रोटॉन होता है, और सोडियम का जो परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और इसी आधार पर इसमें Z जो परमाणु संख्या है वो कितनी हो गई, सोडियम की 11 हो गई। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को भी हमें परिभाषित करना है। तो द्रव्यमान संख्या देखिए, मास नंबर क्या होते हैं, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। 6U + 6U बराबर कितना हो गया, 12U। अब देखिए द्रव्यमान संख्या का
आपको फॉर्मूला पता होगा, द्रव्यमान संख्या को व्यक्त करते हैं ए से। ए बराबर होता है जेड प्लस एन, ऐसा होता है। अब ए तो क्या हो गई, ये द्रव्यमान संख्या हो गई, जेड क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, और एन क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर देखिए उदाहरण लिया है हमने कार्बन का। अब कार्बन में अगर द्रव्यमान संख्या इसकी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जेड, परमाणु क्रमांक कितना कार्बन का, 6, और इसमें 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया, 6 और 6 12 यू हो गया। अब द्रव्यमान संख्या 12 यू, यानी देखिए द्रव्यमान संख्या जो है इसकी इकाई होती है यूनिफाइड। इसको यू की जगह हम ए एम यू भी लिख देते हैं, ए छोटा आएगा यहाँ पे, ए एम यू, एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु की ये इकाई होती है, इसलिए यहाँ पर हमने ये 12 यू लिखा है। हमारे पास जब एग्जाम्पल लिया कार्बन का, तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। इसी प्रकार आगे देखते हैं, इसी प्रकार फॉस्फोरस की द्रव्यमान संख्या 31 यू, क्योंकि अब देखो जैसे फॉस्फोरस की निकालनी है द्रव्यमान संख्या, पी लिख दिया अपन ने। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 15 है। प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है, 15 दी हुई है यहाँ पे, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है 16। अब 16 और 15 को जब जोड़ेंगे अपन तो ये क्या निकाल रहे हैं अपन, प्रोटॉन, फॉस्फोरस का क्या निकाल रहे हैं, द्रव्यमान संख्या निकाल रहे हैं। तो इस पी की जगह अपन ए लिख देंगे, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर पी प्लस एन, पी 15 है, एन 16 है, दोनों को जोड़ेंगे 31 आ जाएगा, और 31 के आगे लिखेंगे यू, ये इसकी इकाई होती है, ठीक है। इस प्रकार आपको दोनों परिभाषाएं मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, और उदाहरण सहित हमने समझा भी दिया। चलिए आगे चलते हैं, इसी में आगे बात करते हैं, इसी में समस्थानिक, इसी को इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ये इंग्लिश का जो वर्ड है इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी आइसोटॉप्स नाम दे के हिंदी में इसको लिख के ही प्रश्न पूछ लेता है, तो अगर आप इंग्लिश वर्ड याद नहीं रखोगे तो थोड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे, समान होंगे, और द्रव्यमान संख्या जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी। देखिए समस्थानिक नाम से पता चल रहा है भाई, जिनका स्थान क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए ये दो कोई तत्व हैं, अब इनको आवर्त सारणी में अपन समान जगह पे रखेंगे, तो आप खुद बताओ कि समान जगह पे रखेंगे तो इनका परमाणु क्रमांक जो है, जेड जो होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, वो बराबर होगी या नहीं होगी, एक जगह रखेंगे। तो यानी इसकी नाम से ही इसकी परिभाषा हम निकाल सकते हैं, परमाणु संख्या समान होगी, और परमाणु संख्या समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, और तीसरा ट्राइटियम होता है। अब इनमें प्रत्येक की परमाणु संख्या तो क्या होती है, 1 होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 2 3 अलग अलग होती है। इसी प्रकार कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो कार्बन 6C कार्बन 12 और 6C कार्बन 14 होते हैं। अब यहाँ पे ये जो लिखे हुए देख रहे हैं ना आप, ये उल्टे लिखे हुए हैं, इनको गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि नीचे की साइड, जैसे हमने कोई भी तत्व लिया, मान लो जैसे जेड कोई तत्व ले लिया, तो यहाँ पर नीचे वाली स्तर पर, यहाँ पर इस जगह पे तो आता है परमाणु क्रमांक, और इस जगह पे आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए इसका परमाणु क्रमांक है 5, तो 5 तो लिखेंगे हम नीचे। अब इसकी द्रव्यमान संख्या लगभग परमाणु क्रमांक के दुगनी होती है या दुगने के आसपास, कम नहीं होती है, थोड़ी 1 2 ज़्यादा ही हो सकती है। तो हम मान लेते हैं इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 10। तो ध्यान दीजिए इस 10 को हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो नीचे की तरफ जो आता है वो तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर आता है द्रव्यमान संख्या आती है। अब जैसे मान लीजिए ये जेड एक और ये जेड दूसरा है, दोनों समस्थानिक है, तो यहाँ पर भी मैं 5 लिखूंगा। हाँ, ऊपर का जो द्रव्यमान संख्या है इसमें चेंजेस आ सकता है, तो मैं इसको 11 भी कर सकता हूँ, या जो भी समस्थानिक होंगे उसके आसपास की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं आप लोगों को, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जो ये 3 समस्थानिक है, इनको भी जो लिखने का ये सीक्वेंस है ये गलत है, और कार्बन के उदाहरण की भी गलत है। मैं अभी आप लोगों को सही करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक तो
प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम है और एक ट्राइटियम है। अगर मैं बात करूं प्रोटियम की, तो प्रोटियम में देखो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों कैसी होंगी, समान होंगी। अब मैं यहाँ इन तीनों का परमाणु क्रमांक लिखूंगा तो तीनों का परमाणु क्रमांक तो एक एक ही होगा, इसलिए इस परमाणु क्रमांक को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो भाई देखिए, एक नंबर पे था प्रोटियम, दूसरा था ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। तो द्रव्यमान संख्या को या तो इधर लिख देंगे या इधर लिख देंगे। मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ राइट साइड की तरफ। तो इसकी द्रव्यमान संख्या भी क्या है, 1 है। इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है। इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। तो आप लोग खुद बताइए कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं ये तीनों समस्थानिक होंगे या नहीं। अपन ने पढ़ा है अभी अभी कि समस्थानिक का जो होता है परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। और यहाँ पे देखो ये नीचे एक, यहाँ एक, यहाँ एक, परमाणु क्रमांक समान है तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये समस्थानिक हो गए। ये इनकी क्या हो गई, परमाणु संख्या हो गई, द्रव्यमान संख्या, सॉरी परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हो, द्रव्यमान संख्या बोल सकते हो। अब अपन को मान लो इनमें से न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है। जैसे 1 में से 1 गया तो 0। तो हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है, उसमें न्यूट्रॉन 0। इस 2 में से 1 को घटाएंगे। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 1। इस 3 में से 1 को घटाएंगे तो ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। इस प्रकार देखिए हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं, इन तीनों समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान है, परमाणु क्रमांक इनका समान है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालनी है तो ड्यूटेरियम में फर्स्ट जो है प्रोटियम उसमें तो 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है और ट्राइटियम में 2 है। तो इस प्रकार इसको अपन समझ सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए मैंने आप लोगों को किसका बताया है, कार्बन का भी बताया है कि कार्बन के भी क्या होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन। अब इनके परमाणु क्रमांक तो लगभग समान ही होंगे। लगभग क्यों समान ही होंगे भाई, कार्बन 6 नंबर पे आता है तो 6 ही होगा। अब इनकी द्रव्यमान संख्या को हम लिखेंगे यहाँ ऊपर, या तो इधर लिख दो या इधर लिख दो। मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, बात वही है। तो एक तो होता है 6C12, एक होता है 6C14। तो इस प्रकार हम कार्बन के जो दोनों समस्थानिक हैं इन दोनों समस्थानिकों को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न में वहां पे जो थ्योरी लिखी हुई थी उसमें ये उल्टा लिखा हुआ था, तो इसका जरूर ध्यान रखना, आपको इसको जरूर सही करना है। ठीक है। इस प्रकार ये समस्थानिक की बात हो जाती है। हाँ, एक बार फिर बोल देता हूं आप लोगों को कि जब आप लिखो तो ये तीनों हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम और कार्बन के यहाँ पे जो दोनों समझाए गए हैं इनका, ये जो आप सीक्वेंस लिखो इस सीक्वेंस को जस्ट विपरीत कर देना, उल्टी कर देना। ऊपर की संख्या को नीचे, नीचे की संख्या को ऊपर। जैसे 6C12 है तो 6 को नीचे, 12 को ऊपर। मैंने बता दिया है आपको कैसे करना है। ठीक है। चलिए आगे इसी के बाद में बात करते हैं समभारिक की। भाई समभारिक क्या होते हैं, समस्थानिक का जस्ट विपरीत हो गए। समभारिक को आइसोबार कहते हैं। समभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी परमाणु क्रमांक जो Z है वो भिन्न भिन्न होगा, Z दोनों का समान नहीं होगा। उदाहरण के लिए अपन बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम और आर्गन की परमाणु संख्या जो होती है 20 होती है और 18 होती है। कैल्शियम की तो कितनी होती है, 20 होती है, आर्गन की होती है 18। परंतु दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 होती है, इसलिए 18 कैल्शियम और 18 आर्गन ये क्या होते हैं, समभारिक होते हैं। आप लोगों को मैं समझा देता हूं कैसे होती है, लिख के भी मैं बता देता हूं। ठीक है। कैल्शियम और आर्गन जो है एक दूसरे के क्या है, समभारिक हैं। जिसे कैल्शियम के परमाणु क्रमांक की मैं बात करूं, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 20 होता है और आर्गन का होता है 18। तो भाई परमाणु क्रमांक को तो अपन कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जैसे इसका 18 लिख दिया और इसका 20 लिख दिया। अब बात करते हैं इनकी द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या इनकी दोनों की समान है। द्रव्यमान संख्या कैसी है, इसकी भी 40 है और आर्गन की भी 40 है। तो समभारिक में हमने परिभाषा पढ़ी कि ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, और द्रव्यमान संख्या समान होते ही वो क्या हो जाएंगे, समभारिक हो जाएंगे। अब इनका जो परमाणु क्रमांक है देखो, कैल्शियम का 20 है, आर्गन का 18 है।
तो समस्थानिक नहीं है। अगर मान लो इनका ये जो परमाणु क्रमांक समान हो जाता तो समस्थानिक हो जाते, ये समभारिक हो गए। अब इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले अपन कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर अपन आर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो न्यूट्रॉन बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं। तो कैल्शियम में तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इधर 40 में से 18 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगी 22। इस प्रकार हम समस्थानिक और समभारिकों की न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए चलते हैं आगे। इसी प्रश्न में लास्ट में एक प्रश्न और पूछा था, समस्थानिकों के 2 उपयोग पूछे थे। तो देखिए समस्थानिकों के 2 उपयोग हम देखते हैं। समस्थानिकों के 2 उपयोग, पहला उपयोग है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखो कैंसर के उपचार में जो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है वो है CO16, CO60 ये समस्थानिक है, और इसी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने समस्थानिक का प्रतीक बता दिया कि कौन से नंबर का ये होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने है कि Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। भाई सोडियम आप लोगों को पता होगा, उत्तर देखते हैं। सोडियम जो है Na की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम देखें, कक्षाएं हैं इधर दी हुई है KLM, तो परमाणु क्रमांक इसका है 11। तो KLM आप लोगों को पता होगा कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 18। लेकिन आप लोगों को यह भी पता होगा कि अष्टक के नियम के अनुसार दूसरी जो कक्षा है उस दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद में नेक्स्ट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इसी रूल को, अष्टक के नियम को फॉलो करते हुए अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2 पहली कक्षा में, दूसरी में अधिकतम 8, और फिर बाद में देखो 11 है तो 11 में से 2 और 8 10 हो गए, 1 बच गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये प्राप्त हो जाता है हमें 2, 8 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Na+ दे रखा है, तो Na+ धन आयन बन गया है। ये सोडियम धातु नहीं है, सोडियम धन आयन है। तो धन आयन Na पे अगर प्लस आया है तो ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है आउटर क्लास में, बाह्य कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। त्यागने के बाद में क्या होगा, ये धनी बनेगा, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक तो होता है 11 और Na+ का कितना हो जाएगा, 10। अब समझिए इसको, अब आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए चूंकि सोडियम के बाह्यतम कक्ष कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ आयन बनाता है। Na+ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, Na+ आयन बनाता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है। Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी K कोष में 2, L कोष में 8। हम जानते हैं कि K कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। L कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अतः Na+ में K और L कोष पूर्ण भरे हुए हैं। इस आधार पर भी हम बता सकते हैं, पहली कक्षा में K में 2, L में 8, दोनों कितने हो गए, 10। तो दोनों कक्षाएं पूर्ण भरी हुई है, ये अपन ने आंसर जान लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आगे चलें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। देखिए अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक हैं, एक तो 35Br79 और दूसरा है 35Br81 के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु और औसत परमाणु द्रव्यमान की हमें गणना करनी है। कैसे गणना करेंगे, यहाँ पे भी देखो ये उल्टे लिखे हुए हैं, परमाणु क्रमांक ऊपर लिखा है, द्रव्यमान संख्या नीचे लिखी है, तो हमें इनको उल्टा कर लेना है, जस्ट विपरीत। अगर इस रूप में हम लिखना चाहते हैं, प्रश्न में आप लोग लिखोगे तो ऐसे ही इसको लिखोगे, इसका जस्ट विपरीत करके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर।
इसका जो सॉल्यूशन है भाई, परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना हमें करनी है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पहला समस्थानिक है 35 Br 79, ये 49.7% है, और 35 Br 81 है 50.3% है। तो इसकी गणना हम करते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना हमको करनी है। देखिए इसमें औसत परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हमें ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहला जो समस्थानिक है, यहाँ पे दो समस्थानिक दी हुई हैं, तो पहला जो समस्थानिक है उसका द्रव्यमान संख्या और उसकी प्रतिशत मात्रा को गुणा करके, भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जो मान दिया हुआ है बटे में 100, तो दोनों का योग अपन करेंगे। देखिए परमाणु ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो 79 हमें दिया हुआ है। 79 क्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या है पहले की, भाई समस्थानिक है तो द्रव्यमान संख्या अलग होगी, परमाणु क्रमांक सेम होंगे। तो 79, अब 79 का कितना है, 49.7% है, और इस परसेंट को अपन हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे किया है। क्या किया, 79 जो द्रव्यमान संख्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या गुणा 49.7 बटे में 100, प्लस दूसरा जो समस्थानिक है 81 इंटू 50.3 बटे 100। अब जब इसको अपन हल करेंगे तो दोनों को हल करने पर हमें नीचे जो मान लिखा हुआ है वो हमें प्राप्त होता है। कैसे, भाई ये दोनों को क्या करना है, प्लस लिखा हुआ है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आ जाएंगे, दोनों में 100 है, तो दोनों में एलसीएम क्या आ गया, ये 100 आ गया। अब इसको लिख देंगे अपन 79 इंटू 49.7 प्लस 81 इंटू 50.3। जब इनको अपन हल करेंगे तो हमारे पास आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है देखते हैं। जब अपन 79 को 49.7 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3926.3, प्लस जब 81 को हम 50.3 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4074.3, बटे में आ जाएगा अपने पास में 100। और जब हम इन दोनों को 3926.3 इंटू 4074.3 इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारे पास में संख्या प्राप्त होती है 8000.6 बटे में 100, ये हमें प्राप्त होता है। और अब जब हम इसको देखो, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगी, और 0 कितनी हो गई टोटल, 1 2 3, तो 3 संख्या को छोड़ के अपन बिंदु लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ पर बिंदु लग जाएगी। तो हमारे पास में आंसर देखो सेम आ गया 80.006 U। ठीक है, तो इस प्रकार हम औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। किसी भी तत्व का, परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास में ब्रोमीन के जो दो समस्थानिक थे, दोनों समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान पूछ रहा है और औसत परमाणु द्रव्यमान हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर ये जो प्रतिशत मान है वो जरूर दिया रहेगा प्रश्न में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 11, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 8x16 और 8x18 का प्रतिशत क्या होगा। इसमें इनका प्रतिशत बताना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में जो ये लिखे हुए हैं x पे दोनों 8x16 और 8x18, इसमें 16 की जगह 8 और 8 की जगह 16, यानी उल्टा करना है अपन को। ये इसमें सही लिखा हुआ नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, तो सॉल्यूशन में देखिए क्या है। माना कि समस्थानिक 8x16 का प्रतिशत हम x मान लेते हैं, 8x16 का प्रतिशत x है, तब समस्थानिक 8x18 का प्रतिशत जो इसका x है वो घटा दो, अपने आप आ जाएगा। प्रश्न के हिसाब से देखते हैं अपन कि 16 का x प्रतिशत और 18 का 100 माइनस x प्रतिशत अगर अपन निकालें तो वो देखो परमाणु द्रव्यमान क्या है 16.2 U है,
अब 16.2 यू परमाणु द्रव्यमान है और परमाणु द्रव्यमान का जब अपन देखते हैं तो यहाँ पर दोनों जो समस्थानिक है उनका प्रतिशत निकाल के उनका योग इसके बराबर होगा। ठीक है, 16.2 यू के बराबर। तो देखिए इसको मैं हटाता हूँ, नीचे चलते हैं। पहले 16.2 यू जो है इसको हम क्या मान लेंगे, 16 यू इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे जो ये देखिए पहला 8x 16 है, दूसरा 8x 18 है, तो इनके हिसाब से हम इनको व्यवस्थित करके और सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार दिया हुआ है 16 का x प्रतिशत प्लस 18 का 100 माइनस x प्रतिशत बराबर 16.2 यू, इसके बराबर होगा। तो देखिए पहला तो क्या है 8x 16 और दूसरा है 8x 18, तो इसका द्रव्यमान तो क्या हो गया 16 यू, दूसरे का परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ 18 यू। अब 16 का अपन को x प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो x बटे 100 लिख दिया। इधर 100 माइनस एक्स का प्रतिशत, तो 100 माइनस एक्स का बटे 100 लिख दिया, बराबर 16.2 लिख दिया। अब 16.16 यू को अपन x बटे 100 से गुणा करेंगे तो 16 बटे 16 x बटे 100 हो जाएंगे। इधर देखते हैं 18 यू को एक बार गुणा करते हैं अपन 100 से, तो 1800 हो गया। 18 यू को x से गुणा करेंगे तो 18x हो गए, बटे में 100 आ गया, बराबर 16.2 आ गया। अब यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, दोनों का क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम 100 लिया तो हमारे पास में 16x का 16x ऐसे कैसे आ गया, 1800 का 1800 आ गया और माइनस 18 का माइनस 18 आ गया, बराबर 16.2 हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो इधर तो देखो 16x है प्लस का, माइनस का है 18x। अगर 16 में से हम 16x में से 18x माइनस करते हैं तो माइनस का 2x हमारे पास आ गया, 1800 ऐसे कैसे आ गए प्लस में, बराबर 16.2। अब ये 100 नीचे का जब जैसे ही ऊपर जाता है तो इंटू में आ जाएगा, तो 16.2 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको फिर अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए 2x को अपन इधर रख लेते हैं, 1800 को इधर ले जाएंगे, इधर प्लस का है माइनस का इधर आते माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 1620 माइनस 18 से 16 से 20 में से 1800 अपन घटाते हैं तो अपने पास में बचता है माइनस के 180। x को इधर रखते हैं, -2 को इधर भेजते हैं अपन, तो ये नीचे चला जाएगा, -2 का -2 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं -2, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 180 कितनी बार कट जाएंगे, 90 बार कट जाएंगे। तो x हमारे पास जो दिया था 8 और 16 वाला, उसका प्रतिशत कितना आ गया, 90% आ गया, यानी 1 का 90% हमारे पास में आ गया। तो सीधी सी बात है कि दूसरा जो है 8x 18 है उसका, अब प्रतिशत कितना होता है, पूरा 100 होता है, 100% में से 90% को घटाएंगे तो 10% अपने आप ही बच जाएगा। तो 8x 16 जो ये वाला समस्थानिक है, इसकी प्रतिशत मात्रा तो कितनी आ गई, 90%। 8x 18 जो समस्थानिक है उसका आ गया 10%। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे को पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, पहले का अपन ने 90% निकाल लिया और प्रतिशत होता कितना है, प्रतिशत पूरा 100 होता है, तो 100 में से अपन ने क्या कर दिया, ये 90 घटा दिया, तो अपने पास 8x 18 का कितना प्रतिशत आ गया, 10% आ गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न 12, यदि तत्व को Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। ये कोई तत्व है जिसका Z बराबर कितना है, 3 है। Z मतलब परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, इसकी संयोजकता क्या होगी। पहली बात तो ये संयोजकता भी पूछ रहा है और उसका नाम भी पूछ रहा है। देखिए भाई, अपन अगर यहाँ Z 3 है तो सीधी सी बात है परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक भी कितना हो गया, 3। अब अगर इसको अपन K और L कक्षा में व्यवस्थित करते हैं, भाई 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 होते हैं, अपने पास 1 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या हो गया इसका, 2 और 1 हो गया। चूंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई, जैसे ये
2 और 1 हमने व्यवस्थित किया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये तो पहली कक्षा हो गई और ये दूसरी कक्षा हो गई और दूसरी कक्षा ही बाह्यतम कक्षा हो गई। तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है और तत्व की संयोजकता क्या होगी? 1 ही होगी। हमने पढ़ा है कि तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या किसको निरूपित करती है? संयोजकता को निरूपित करती है, क्योंकि ये तत्व 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और परमाणु संख्या 3 वाले तत्व का नाम लिथियम होता है, जिसका प्रतीक होता है Li, लिथियम। अब इसमें देखो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 1 है, तो भाई दूसरी में 8 चाहिए। ये 7 लेने के बजाय इस 1 को त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें आ जाता है कि तत्व का नाम लिथियम आ जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आती है? 3 आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 13। 13वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है, जिसे एक तो X दूसरा Y। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6, Y में भी 6। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 6 और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है? पहली बात तो ये कि इनमें X और Y की जो द्रव्यमान संख्या है वो ज्ञात करनी है। अब द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी मैंने पहले भी बताया है आपको, द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या स्मॉल n। इन सबको अगर अपन जोड़ देते हैं, स्मॉल n हो गए, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या अपने पास में आ जाती है। यानी इन तीनों में से हमें कोई भी 2 संख्याओं का मान दे दे और तीसरा मान पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो भाई, X का परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को 6 और 6 को जोड़ा 12 आ गया अपने पास में। तो X जो है इसमें इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 12 U हो गया। ठीक है, X की परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, X की जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी ही इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी पूछ रहा है। X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, और इन दोनों स्पीशीज में संबंध क्या है वो भी हम ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं Y की, कि Y की जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाएगी? प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन 8 हैं, 6 और 8 दोनों 14 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? 14 U हो गया। अब Y की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या 6 है तो परमाणु संख्या भी 6 ही हो जाएगी। आगे देखते हैं, चूंकि दो परमाणु स्पीशीज X और Y की परमाणु संख्या 6 है, और परमाणु संख्या जो ये 6 है ये कैसी है? समान है, और उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, 12 और 14। भाई हमने देखा था कि Z अगर दोनों परमाणुओं का समान है तो ये समस्थानिक होते हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समस्थानिक होंगे। जैसे कार्बन के समस्थानिक, अब ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे 6 और 12, 6 नीचे आएगा 12 ऊपर आएगा, तो 6C12 और 6C14। भाई परमाणु क्रमांक तो दोनों का 6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 12 और 14 है, तो इसमें डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर देखो नाम नहीं दिया हुआ है, X और Y में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में दे दी। अब दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो भाई जितना प्रोटॉन है परमाणु क्रमांक भी उतना होगा, तो प्रोटॉन कितना? 6, परमाणु क्रमांक भी 6, और 6 परमाणु क्रमांक पे क्या आता है? कार्बन आता है, हम सबको पता है कार्बन आता है। और कार्बन के एक समस्थानिक तो ये हो गया 6, 6 और 6 कितना हो गया? 12। और दूसरा Y वाला अपन देखें तो 6C और 8, तो 8 जो है 8 और 6 अपन जोड़ लेंगे 14, तो 6C12 और 6C14 ये दोनों इसके समस्थानिक हो गए, किसके? कार्बन के। तो इस प्रकार अपन इसका जो है X और Y का नाम भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अतः ये दोनों समस्थानिक किसके हो गए? कार्बन के समस्थानिक हो गए, 6C12 और 6C14। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न हमारे सामने है कि J.J. टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था
कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जे टॉमसन ने ऐसा नहीं कहा था। जे टॉमसन ने सिर्फ केंद्रिक भाग जो है नाभिक और बाह्य भाग जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बताया था। उसने ये नहीं बताया था कि परमाणु के केंद्रक में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न इसी का। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए अनावेशित होता है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये अनावेशित होता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं। हाँ, ये अनावेशित जरूर होता है, लेकिन ये दोनों इसका निर्माण नहीं करते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। आगे डी की बात करते हैं। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है और इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, तो ये सही नहीं होगा, ये भी गलत होगा। आयोडीन का समस्थानिक है, उसका इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में नहीं किया जाता है और इसका उपयोग दवा के रूप में भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग, हाँ, इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। किसमें? जैसे घेंगा रोग होता है, गोइटर, तो उस घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन का एक समस्थानिक है I-131, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15, 16, 17 में सही के सामने सही चिन्ह और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए 15वां प्रश्न हमारे सामने है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। यहाँ हमें किस कण की, परमाणु का कौन सा कण था, उसकी खोज के लिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया गया था। तो पहला है परमाणु केंद्रक, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा न्यूट्रॉन। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्रक की। भाई अल्फा कण का प्रयोग जब किया था तो वहां पे हमने देखा था कि सोने की पतली पन्नी उपयोग में ली थी, अल्फा कणों की बौछार की थी और लगभग 12,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो बीच में जो मध्य भाग था वहां से टकरा के गया। तो उसने यहाँ जो मध्य भाग है उसको क्या बताया कि ये पॉजिटिव भाग है या ऐसा भाग है जो क्या है, खाली नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है। बाकी की तो अल्फा कण यहाँ से निकल गए क्रॉस करके, यहाँ से नहीं निकला, तो परमाणु की केंद्रक की खोज हुई थी। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न देखिए, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, क्या होते हैं? समान भौतिक गुण होते हैं क्या? एक तत्व का जो समस्थानिक है उसमें होते क्या है? समान भौतिक गुण होते हैं, भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होती है। तो भाई समान भौतिक गुण भी नहीं होते हैं, भिन्न रासायनिक गुण भी नहीं होते हैं, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। देखो हमने पढ़ा था समस्थानिक, समस्थानिक जैसे ए और ए कोई दो तत्व हैं। समस्थानिक कब होंगे? जब परमाणु संख्या समान होगी और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसमें क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। भाई द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो प्रोटॉन तो दोनों समान है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी तभी जाके तो ये द्रव्यमान संख्या अलग होगी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि Cl- आयन में संयोजकता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। भाई संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? ठीक है, क्लोराइड आयन एक तो होता है क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 हो जाएगा, और Cl- माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 18 हो गया। तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाह्य, सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस कक्षा को हम कहते हैं संयोजकता कोष। ठीक है, तो इसमें देखिए भाई परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 18। अब इसको डिवाइड करो, पहली K 2, L में 8 और
m में 8 कितना हुआ, 2 और 8 10 और 8 18। ठीक है, अब ये 18 हो गए, ये 18 का डिवाइडेशन कक्षाओं में हो गया, के एल और एम कक्षा में डिवाइड हो चुका है ये। अब देखो पहली कक्षा में कितने, 2, दूसरी में 8, दोनों भरी हुई है, तीसरी कक्षा में 8 है और यही क्या होंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां प्रश्न देखिएगा आप लोग। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा। अरे भाई सोडियम का प्रतीक बता दूं आप लोगों को, Na होता है, परमाणु क्रमांक बता दूं 11 होता है, और परमाणु क्रमांक 11 है तो बताइए भाई प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करूं तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, देखो 11 है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, एक क्वेश्चन में आया था, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए 10, तीसरी कक्षा में कितना बचा, 1 बचा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका पूछ ले कि सोडियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो कि 1। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका प्रश्न हमें पूछ रहा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, तो 2 8 नहीं है, 2 8 2 1 नहीं है, 2 1 8 नहीं है, और 2 8 1 ये सही है। तो डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि निम्न सारणी को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर तो परमाणु संख्या दे रखी है, यहाँ द्रव्यमान संख्या दे रखी है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु स्पीशीज का नाम, यानी कौन सा तत्व होगा। नंबर 1 पे परमाणु संख्या 9, न्यूट्रॉनों की संख्या 10 दे रखी है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, दोनों का योग कर दो अपने आप ही आ जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या, जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉनों की संख्या, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो परमाणु संख्या है 9 पर हमें कौन सा तत्व होता है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर हमें संबंध देखना है जो मैं आप लोगों को बता चुका कि परमाणु संख्या का मतलब परमाणु क्रमांक है, और जितना परमाणु क्रमांक है उतने प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, और जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो 1 2 और ये 3 कॉलम में तो जो मान आएगा वो सब में समान आएगा। चेंजेज क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होगी तो द्रव्यमान संख्या चेंज होगी, और द्रव्यमान संख्या चेंज दी हुई है, अलग दी हुई है, तो सीधी सी बात है न्यूट्रॉनों की संख्या में भी फर्क आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक बता देता हूं। पहला है 9, तो भाई परमाणु संख्या 9 है, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, सीधी सी बात है। आगे चलो, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वो भी 9 हो जाएगी। अब बचा क्या, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है 10 और प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है 9, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। और 9 पर आता है भाई फ्लोरीन, जिसका प्रतीक होता है F। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ, देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है। दूसरे नंबर पे परमाणु संख्या दी हुई है 16, द्रव्यमान संख्या दी हुई है 32, तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई अपने पास में 16 है। 16 ही न्यूट्रॉनों की संख्या है और 16 ही प्रोटॉनों की संख्या है, और 16 ही इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और नाम यहाँ दिया हुआ है सल्फर। आगे चलते हैं, अगले की बात करते हैं। अगला कौन सा दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या दी हुई है 24, प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है 12 है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 है, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 ही इसका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अब देखिए परमाणु क्रमांक भी 12, प्रोटॉनों की संख्या भी 12, द्रव्यमान संख्या दी हुई है 24, तो 24 में से परमाणु क्रमांक घटा दो या प्रोटॉनों की संख्या घटा दो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या आ जाएगी, 12। और 12 नंबर पर हमारे पास होता है मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक होता है Mg। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे वाले पर। अब आगे वाला देखो, द्रव्यमान संख्या दी हुई है 2, न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ नहीं दी हुई, प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है 1, और इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं दिया हुआ है। भाई जितना प्रोटॉन होगा परमाणु क्रमांक भी उतना ही होगा, और जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 3 कॉलम भर गए अपने पास में, न्यूट्रॉनों की संख्या बची है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक बटा दो या प्रोटॉनों की संख्या घटा दो, तो 2 में से 1 घटा तो अपने पास में क्या आ गया, 1। अब देखो ये क्या है,
भाई हाइड्रोजन अगर देखते हैं अपन तो हाइड्रोजन हो नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एक होती है, दो नहीं होती है। तो ये होगा क्या, हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होगा ड्यूटेरियम। आपको पता होना चाहिए ड्यूटेरियम में हमने लिखा था 1H2, यानी इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी, 2। तो यहां देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी, 2। परमाणु क्रमांक 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या देख लो। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है क्या है, ड्यूटेरियम है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने दिया हुआ है। इसमें द्रव्यमान संख्या दी हुई है 1, न्यूट्रॉन है ही नहीं, और प्रोटॉनों की संख्या 1 दी हुई है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है और द्रव्यमान संख्या दी हुई है, तो परमाणु संख्या तो इसकी 1 ही होगी। सब 1-1 दिए हुए हैं, परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 है। तो कुल मिला के हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपन त्याग देते हैं तो H+ आ जाता है, और वो H+ ही यहाँ पर आएगा, यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ पर होगा। इस प्रकार इस सारणी को हम समझ सकते हैं। देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अगर मान लो इन सारे में से, जैसे ये अपने 4-5 अपन ने किए, इनमें कोई समस्या है किसी भी कॉलम में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जिसमें भी समस्या हो, नाम इधर दिए हुए हैं। नंबर 1 पे फ्लोरीन है, दूसरे पे सल्फर, 3 पे मैग्नीशियम, 4 पे ड्यूटेरियम और 5 पे हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, इस प्रकार इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि हमें इस प्रश्न में समस्या है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही आप लोगों को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और सबको बता दीजिए कि इस चैनल पर जो 4th चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया था पहले, उसका 2nd पार्ट भी आप लोगों के सामने आ गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने पर आपका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो की सूचना आप तक आसानी से पहुँच जाती है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों को मिले, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, और राइट साइड में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन पे क्लिक करते ही 3 ऑप्शन आ जाएंगे। 3 में से सबसे ऊपर वाला जो ALL ऑल वाला है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कोई सा भी वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.